मुद्दतों से यही आलम, ना तवक्को ना उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है, जाना जाना। दिल ये कहता है कि शायद वो फसुर्दा तू भी। दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादा जाना। शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल में खुश आमदीद जी। आज हम अपने अंदर कायनात की वसत समेटे इसी नादान दिल की बात करेंगे। मौसम की अदा देखकर गमगीन हो जाने वाले इसी पागल दिल की सुनेंगे। किसी के इल्तफ़ात के पल सदियों का बोझ उठाए या नज़रअंदाज किए जाने पर मायूसी में डूब जाने वाले इसी बेचैन दिल की बात समझेंगे, जो आप, मैं या हम सब अपने सीने में छुपाए या उठाए फिरते हैं। तो इस दिल को कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, यह है आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान। एस्केमिक हार्ट डिजीज़, रिस्क्स, प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर आमिर शहजाद। मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ। इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आप करंटली सर्व कर रहे हैं एज दी डायरेक्टर एकेडमिक्स क्लिनिकल एट नम्स, दैट इज़ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने 1985 1985 में MBBS किया। मोर ओवर देन यू अचीव्ड योर फेलोशिप इन मेडिसिन FCPS इन 1992। आपने बहुत से इदारों में अपनी खिदमात दी हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और फौजी फाउंडेशन। अदर दैन दिस आप जो हैं सर्व करती हैं एज बोथ एग्जामिनर एंड सुपरवाइज़र फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन मेडिसिन। अपने प्रोफेशन के अलावा आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं लिटरेचर एंड फ़ोटोग्राफ़ी, और इसी निस्बत से मैंने सोचा कि इब्तिदा में थोड़ी सी हम शायरी की भी बात कर लें। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। एक ही ज़हमत आपको रोज़ देते हैं कि अपने सेल फोन्स जो है वो आप स्विच कर लें टू साइलेंट मोड, सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू के दौरान या बाद में जब भी प्रोफेसर साहब मुनासिब समझे, हाउस ओपन करें फॉर Q&A, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा। बस अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए, फिर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक जो है वो क्लियरली जा सकेगी। एंड दैट्स इट नाउ। प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर आमिर शहजाद। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आदाब। मुझे हमेशा पंजाबी भाइयों से गिला रहा कि मेरे नाम आमिर को हमेशा आमर पढ़ते हैं, ज़ेर को ज़बर करके। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो स्कीमिक हार्ट डिजीज़ को ए से अस्कीमिक हार्ट डिजीज़ लिखा हुआ था, तो मुझे इत्मीनान हुआ चलो ज़्यादती सिर्फ मेरे साथ नहीं होती, पंजाबी हर चीज़ को ही ज़ेर ज़बर कर देते हैं। तो टॉपिक हमारा, वो स्लाइड शो कर दीजिए और लाइट्स ऑफ कर दीजिए। टॉपिक हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिया कहते हैं उस कंडीशन को कि किसी टिश्यू का, ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए। ज़रा हर ऑर्गन को अपने कॉन्टीन्यूसली काम करने के लिए रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएं बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस तो ज़रा ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब आर्टरीज आम तौर पे मोर देन 60 to 70% ब्लॉक हो जाती हैं तो एंजाइना की कैफियत आती है। एंजाइना को तक जब एग्जर्शन करते हैं, चेस्ट पेन हुई, रुक गया या दवाई ले ली तो आराम आ गया। फिर एक और कंडीशन सिवियर वर्स फॉर्म इसकी है जिसको आम जुबान में हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्ड इन्फाक्शन कहते हैं। उसमें ख़तरा होता है कि ऑक्सीजन इस लेवल तक कम हो जाए कि हार्ट ही डैमेज हो जाए। तो ये एक सीरियस चीज़ है। इट हैज़ कैरीज सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जब हार्ट अटैक होता है तो 25% लोग तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी। फिर जो गए हैं ज़ाहिर है किसी को स्टेंट पड़ रहा है, किसी का बाईपास हो रहा है, इवन आफ्टर ऑपरेशन ज़ाहिर है फिर एक खौफ की फ़िज़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं और रिसेंटली ज़ाहिर है इनका इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंसिडेंस कहते हैं कि न्यू केसेस जो हर साल आ रहे हैं। प्रेवलेंस मीन्स सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जितना भी पूल है उन केसेस का। उसकी दो बड़ी मेन वजूहत हैं। एक तो यह कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा एज तक ज़िंदा रहते हैं, तो ज़ाहिर है इस किस्म की एज रिलेटेड डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। दूसरा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं सो कॉल्ड ओबेसिटी एपिडेमिक, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें कोई शक नहीं एफ्लुएंस आया है। लाइफ आसान हो गई है, लोगों की खुराक बेहतर हो गई है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया, उतनी मुशक्क़त नहीं रही, बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं। इन चीज़ों ने मिल मिला के इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ा दिया। और आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में आम कॉन्सेप्ट यह है कि शहरों में ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन, लेकिन कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस बता रही है कि हमारी देहातों में ज़्यादा है क्योंकि इलाज भी वहाँ नहीं होता। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि इसके लिए क्या किया जाए।
रिस्क फैक्टर्स का मतलब है वो कंडीशंस जो प्रीडिस्पोज करती हैं एक शख्स को टूवर्ड्स इस्केमिक हार्ट डिजीज पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनमें से कुछ बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडिफाइबल हैं। हम अगर उनको जान जाएं, वक्त पे उनको ठीक कर लें, या इवन आफ्टर हार्ट अटैक उनको थोड़ा बेहतर कर लें, तो काफ़ी हद तक इनसे बचना या इनको मिनिमाइज़ करना मुमकिन है। तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा की जाए और आगे इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये एक हम्बल सी कोशिश है मेरी। इसमें मैं एक अब ये बात है कि इसको बहुत आसान सा डाइजेस्टिबल किस तरह बनाया जाए आम लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक केस सिनेरियो लेता हूँ और हम उस केस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं और ड्यूरिंग एनालिसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इशू क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये पिक्चर मेरी अपनी फ़ोटोग्राफी की एक है साहब है। सिनेरियो उनका ये है कि ये मिडिल एज के हैं और इनको कोई मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ एज़ फिट एज ए फिडल। वो डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर साहब मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन बस मुझे चूँकि फादर मेरे 70 की एज पे हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, तो आई एम बिट कंसर्न कि आप मुझे देखें, एवेल्यूएट करें कि मेरे कितने चांस हैं मुझे हार्ट अटैक हो जाए। तो इनको हमने एवेल्यूएट करना है। तो हम सारे मिलजुल के करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होगा, कुछ आप अपनी राय दीजिएगा, कुछ मैं अपनी राय दूंगा। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है जब आता है पेशेंट हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में तो यही बात थी कि कुछ सिवाय फैमिली हिस्ट्री के और कोई चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं थी। एग्जामिन हम करते हैं इनको, तो ये एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं, इनको देख लीजिए। 5'11" की हाइट है, 81 kg, 36 वेस्ट, ब्लड प्रेशर 124/80, स्मोकर हैं, 1 पैकेट फॉर 30 ईयर्स और एक्सीडेंटली सी लाइफ गुजारते हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करते। कुछ फाइंडिंग एग्जामिनेशन पे जो मैंने नहीं लिखी, इट मीन्स इधर दे आर नॉर्मल या वो इरेलीवेंट है, उनकी ज़रूरत नहीं। तो इन्हीं पे इनमें कोई चीज़ आपको अब नॉर्मल नज़र आती है। एक तो चलें स्मोकर हैं, वो मैंने आसान सी चीज़ मैंने बता दी, मुश्किल आपके लिए छोड़ दी जी। सीडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी ठीक है। स्मोकिंग को हम डॉक्टर्स पैक ईयर्स में काउंट करते हैं। पैक ईयर्स 1 पैकेट पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्मोकिंग। एक पैकेट में 20 सिगरेट वाला, अगर छोटा पैकेट है 10 वाला तो हाफ पैकेट। तो एक पैकेट 30 साल से पी रहे हैं तो ये 30 पैक ईयर्स। मैंने मैक्सिमम 150 पैक ईयर्स देखे हैं, मतलब 5 पैकेट फॉर 30 ईयर्स कह लीजिए या जो भी, 2 पैकेट फॉर 75 ईयर्स कह ले। वो रिस्क एक ही है, मतलब एक आदमी 5 पैकेट 10 साल पी रहा तो 50 का पैकेट, या एक पैकेट 50 साल पी रहा तो रिस्क सेम है। ठीक है, तो ये इनकी चीज़ें हैं, इनको अब हम नज़र में रखेंगे, बाद में हम एनालाइज करेंगे। ये उनकी कुछ फाइंड हैं। डॉक्टर BMI इनका ठीक है? ये अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा, आप नोट कर लीजिए। आपने नॉर्मल कह दिया, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जी। फरमाइए। ब्लड शुगर इनका 105 है, इसमें कोई ऐसी खास, ठीक है, सो के आगे चलते हैं। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स होते कौन से हैं। LDL ख़राब है, ठीक है शायद। अब हम पहले आगे चलने से पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स होते कौन से हैं। कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल में एज आ जाती है। एज मेल के लिए 45 ईयर्स इज़ अ रिस्क फैक्टर। जब 45 से ऊपर कोई मेल होता है तो हम कहते हैं कि अब एक रिस्क फैक्टर हो गया, और फीमेल के लिए 55 है। ये एक डेकेड का फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि बिफोर मीनोपॉज फीमेल्स आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड, ठीक है। आफ्टर मीनोपॉज रिस्क इज़ द सेम। उसकी वजह एक तो ज़रा फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं येट टू बी आइडेंटिफाइड, फैक्टर और फैक्टर्स। क्योंकि मीनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दिए गए ख़वातीन को, तो ना सिर्फ ये है कि हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कम नहीं हुआ, बल्कि हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ गया, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ गया। इट मीन्स कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अलावा कुछ और भी फैक्टर या फैक्टर्स हैं जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। बहरहाल ये बात याद रखिए कि फीमेल सेक्स में फीमेल्स आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड टिल मीनोपॉज, और मेन वजह उनकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही है। तो मेल्स के लिए 45 एज रिस्क फैक्टर और फीमेल के लिए 55। फिर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि फैमिली में प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ किस में है या नहीं। देखिए दादा परदादा के वक्त पे तो अक्सर हो ही जाती है हार्ट डिजीज़। प्री मैच्योर का मतलब है अगर कोई शख्स कहे कि मेरी फैमिली में मेरे बाप चाचा मामू 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हो गया, या ख़वातीन में 65 से कम हो गया,
हम कहते हैं ज़रा प्री मैच्योर है। मेल में 55 से कम एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर हो गया तो इट्स मैटर ऑफ कंसर्न कि यार इतनी कम एज पे हो गया। ख़वातीन में हम 65 पे अगर फैमिली हिस्ट्री हो कि मेरी फूफी चाची माँ 65 से कम, तो फिर ये फैमिली हिस्ट्री कहलाती है, वरना नहीं कहलाती। आगे रेस आ जाती है, रेस या जेनेटिक फैक्टर्स। हम साउथ एशियंस रिलेटिवली प्रोन हैं टू डेवलप हार्ट डिजीज़, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा क्यों है। तो एक हमारी रेस है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं कुछ। वो गालिब ने एक शेर बड़ा अच्छा कहा था, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। दूसरा मिसरा का सवाल है, कोई आदमी हमारा दमे तहरीर भी था। मतलब सवाल है कि गालिब कहना ये चाह रहे हैं कि फरिश्ते जज्बात तो होते नहीं, ना उनकी मजबूरियाँ हैं, ना कोई एहसासात हैं। तकदीर लिखने का काम उनके साथ दे देना कुछ इंसान के साथ ज़रा ज़्यादती है। उन्हें क्या पता, कोई आदमी वहाँ होता जब हमारी तकदीर लिखी जा रही थी तो शायद हालात बेहतर होते। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे यंग आदमी जो देखा हार्ट अटैक के साथ, आदमी तो नहीं कहना चाहिए, बच्चा, वो 15 साल का था। ही प्रेजेंटेड विद अ मैसिव हार्ट अटैक, और उसकी वजह उसकी ये थी कि उसको फेमिलियल डिजीज़ थी, इसको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 2000 से ज़्यादा था, और वो हार्ट अटैक के तीसरे दिन उसकी डेथ हुई। अब आप सोचिए कि कली बिन खिले मुरझा गई, उसके माँ बाप का सोचिए। वही बात है, औलाद का दुख तो औलाद वाले ही समझ सकते हैं, फरिश्ते क्या समझें। तो ये गालिब कहना चाहते हैं। तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ मॉडिफाइबल भी हैं ज़ाहिर है। इनमें से चंद एक जो कॉमन है वो मैंने लिखती हैं, इन हमको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ए गुड कुक वाइफ इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। ज़ाहिर है घर में हर वक्त अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने हों तो फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा तो आवे ही आवे। अब ये अलग बात है, वाइफ को आप मॉडिफाइबल फैक्टर कहेंगे या नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर कहेंगे, तो ये ज़ाहिर डिबेटेबल पॉइंट है। चलें हम सबसे पहले हाइपरटेंशन को डिस्कस करते हैं। आपके ख्याल में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। चलो, जब मैंने 85 में पास किया तो कहा जाता था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस दैन 140/90। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा आपको। इस नई जो डेफिनेशन है दुनिया में इस वक्त हंगामा खड़ा किया हुआ, एक तो ये था कि 140/90 तक उससे कम होना चाहिए। दूसरा ये था कि इसमें दो रीडिंग होती ना, एक अपर वाले को आम जुबान में ऊपर वाला, नीचे वाला, या सिस्टोलिक डायस्टोलिक, या मैक्सिमम या मिनिमम। दूसरी उस वक्त डिस्कशन यही थी कि ये एज के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी, मतलब 50-60 की एज का बंदा है तो 150-55-20 सिस्टोलिक हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, ये भी बहस चला करती थी। फिर एज के साथ एक कंडीशन आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के ऊपर वाला ज़्यादा हो जाता है, नीचे वाला ठीक रहता है, 160-80। ये बहस ही कि क्या ये नॉर्मल है, क्या ये एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्या इसका कोई नुकसान है, ये डिस्कशन थी उस वक्त। 39 ईयर्स हो गए। ग्रेजुअली अब है कि नहीं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इज़ नॉट एन एजिंग प्रोसेस, इट इज़ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ये बीमारी है, उसको भी कंट्रोल होना चाहिए। एक चीज़, उसका भी नुकसान है। डायस्टोलिक बेशक नीचे वाला ठीक रहे, ऊपर वाला ज़्यादा है तो स्ट्रोक और ख़ासतौर पर ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज का बहुत चांस है। एक तो यह है कि नहीं, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कम होने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस दैन 120/80। ठीक है, आप वो बताइए, नॉर्मल लेस दैन सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक लेस दैन 80 दोनों। अगर डायस्टोलिक सिस्टोलिक 120 हो गया, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एलिवेटेड। अभी कुछ अर्सा पहले इसका नाम था प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन की जगह आप एलिवेटेड कह देते हैं। प्री हाइपरटेंशन का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया था टू एम्फेसाइज द फैक्ट कि जी बस ये अब डेंजर जोन में दाखिल हो रहे हैं, आप ज़रा थोड़ा ख्याल रखें अपना वज़न और ब्लड प्रेशर कम करें। अब उसको एलिवेटेड कह देते हैं, लेकिन डायस्टोलिक 80 से कम रहना चाहिए। अगर डायस्टोलिक 80 हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। नीचे देखें, हाइपरटेंशन की नई डेफिनेशन ये है कि 130/80 इज़ हाइपरटेंशन। गॉट माई पॉइंट? तो 120/80 इज़ नॉट नॉर्मल। 120/80 किसी का हो तो ही और शी इज़ हाइपरटेंसिव ग्रेड 1। अगर 140/90 हो जाए तो ग्रेड 2 कह दीजिएगा। अब इस पे जो मैं कहता था, दुनिया में इस वक्त अक्सर डॉक्टर्स को भी लेटेस्ट क्राइटेरिया का बाज़ दफ़ा पूरी तरह अंदाज़ा नहीं होता। दुनिया में इस वक्त इशू ये खड़ा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड बहुत सख्त है। अब प्रीवियसली जो लोग नॉर्मल गिने जाते थे एडल्ट्स में,
इस स्टैंडर्ड के आने के बाद उनमें से आधे अब हाइपरटेंसिव क्लासीफाई हो रहे हैं, तो दुनिया में शोर मचा हुआ है। और अब हर जगह कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे लोग बिलीव करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस रिसर्च के पीछे फार्मास्यूटिकल एजेंसियां हैं जो अपनी दवाइयाँ बेचना चाहती हैं, और इवन कई डॉक्टर भी कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे बिलीव करते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ये रिसर्च नतीजा है थाउजेंड्स ऑफ लोगों की रिसर्च का, जो मिलियंस ऑफ लोगों पे हुई फॉर मैनी डेकेड्स। दुनिया में हर डॉक्टर, हर रिसर्चर डिसऑनेस्ट नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। हमें बजाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ब्लेम करने के अपने लाइफस्टाइल पे गौर करना चाहिए। वो हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे भी, किस तरह चीज़ आ रही है। याद रखिए, हाइपरटेंशन ब्रॉडली स्पीकिंग या प्राइमरी कहलाता है या सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी टू सम डिजीज़। मतलब अगर किडनी फेलियर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये सेकेंडरी 5 से 10% होते हैं। ज़्यादातर 90 to 95% प्राइमरी कहलाते हैं, जिनका कॉज कोई नहीं होता। प्राइमरी के बारे में कहते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बिकॉज ऑफ ईदर एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक और एक्स्ट्रा कैलोरिक इनटेक। जिन सोसाइटीज़ में, जिन कल्चर्स में नमक का इस्तेमाल बहुत कम है, कैलोरिक इनटेक कम है, उनमें प्राइमरी हाइपरटेंशन बहुत अनकॉमन है। और हमारे पाकिस्तान में आप लोग मुझे तायद करेंगे, नमक का इस्तेमाल बहुत करते हैं हम लोग। खानों में ऊपर छिड़कते भी हैं नमक, और लोग तो बहुत सी चाय भी नमक वाली पीते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ है, इसको भी हम यहाँ, तो नमक का इस्तेमाल हमारे है। और दूसरा कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा हमारा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैलोरिक इंटेक कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ है, हमें इस चीज़ को एहसास करना चाहिए और लोगों को ये प्रमोट करना चाहिए कि प्लीज़ अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 से कम रखें। जब ब्लड प्रेशर के असरात शुरू हो जाते हैं, जब ब्लड प्रेशर 115/75 से ज़्यादा होने लगता है ना, तो उसके असरात ग्रेजुअली एड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर द ईयर्स फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड क्या है? अगर कोई हाइपरटेंसिव है और दवाई ले रहा है, तो कितना ब्लड प्रेशर लाना चाहिए? लेस दैन 130/80। जब तक लेस दैन 130 ना आए, एक दवाई फुल डोज पे ले जाएं, दूसरी ऐड करें, तीसरी ऐड करें, आपने 130/80 से कम लाना है। अगेन फिर अगर ये स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए आपको दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। और यही हुआ कराया कि यार ये तो अच्छे खासे नॉर्मल लोगों को आपने मरीज बना दिया, और दवाइयाँ पहले 2 थी, अब 3 से करनी पड़ रही हैं। पहले 140/90 था, 2 दवाइयों से काम कंट्रोल हो जाता था। अब वो कहता ना भाई, अब 3 दवाइयाँ 4 दवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। तो लेकिन स्टैंडर्ड यही है। आगे ब्लड शुगर पे, अच्छा हमारे बंदे का कितना ब्लड प्रेशर था, किसी को याद है? वो कहाँ फिट होता है? 124/80। इसे कहाँ क्लासीफाई करेंगे? इज ही नॉर्मल, एबनॉर्मल? 80 डायस्टोलिक है। अगर 2 रीडिंग में डिस्क्रिपेंसी हो तो फिर हायर वैल्यू को लेते हैं। 124 के हिसाब से एलिवेटेड है और 80 के हिसाब से हाइपरटेंसिव ग्रेड 1। तो जो हाई वैल्यू होगी, अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी है तो हायर वैल्यू लेंगे। यानी वो नॉर्मल नहीं था, उसको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन थी इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, 2017 के क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, तो इसलिए लोग कहते हैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, अच्छे खासे बंदे को बीमार करके भेज देते हैं। हाँ, बैठे बिठाए खुश था, आके कहता है आई एम एज फिट एज ए फिडल, और अपने पकड़ के उसका हाइपरटेंसिव ग्रेड 1 बना दिया। अच्छा, जिस तरह इस वक्त यही चल रहा है, मॉडर्न जो हमारी बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स यही रिकमेंड करती हैं, ये 2017 से। अब ब्लड शुगर का आ गया। अगेन जब हम स्टूडेंट थे तो ब्लड शुगर फास्टिंग कहते थे 140 से कम होना चाहिए, फिर आया नहीं जी 120 से कम होना चाहिए। अब लेटेस्ट ये है, फास्टिंग पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिकन कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी लेस दैन 100, और ब्रिटिशर्स कहते हैं इट शुड बी लेस दैन 110। अगर 100 हो जाए तो अमेरिकन कहते हैं प्री डायबिटीज एंड पर्सन इज लाइकली टू बिकम फुल फ्लाई डायबिटिक। ब्रिटिशर्स 110 से 125 तक लेते हैं, 26 पे डायबिटिक हो जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का ना मतलब काफ़ी जगहों पे इख्तलाफ है, जैसे उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हैं, उनके स्पेलिंग डिफरेंट हैं। और इस पे मुझे एक जोक भी याद आया, जितने अमेरिकन हैं दे ऑल थिंक द ब्रिटिशर्स आर रिजिड एंड कैल्सिफाइड टाइप ऑफ पीपल। जब ब्रिटिशर्स का ख्याल है कि ऑल अमेरिकन आर आउटरीजियस। अच्छा, ऐसे ही जोक है कि एक दफ़ा एक अमेरिकन किसी ट्रेन के डब्बे पे सवार हुआ, दाएं बाएं देखा, जगह को खाली नज़र नहीं आई, एक नज़र पड़ी खातून पे, उसने लैप डॉग छोटा सा उसके पास था, तो बजाय उसने अपनी गोद में रखने के साथ वाली सीट पर रखा था, उसने सोचा ये सीट मिल सकती है। वो गया खातून से, मैम प्लीज़ आई वांट टू हैव अ सीट। उसने सुनी अनसुनी कर दी।
थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा कि मैम आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, प्लीज़ लेट मी हैव अ सीट। अब मैम तो मैम होती है, मैम ने कहाँ सुननी थी बात। उसको बड़ा गुस्सा आया, जी बदतमीज़ औरत है। उसने जो लैपटॉप उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और सीट पे बैठ गया। सामने वाली सीट पे एक बूढ़ा अंग्रेज़ बैठा था, बुक पढ़ रहा था, ऐनक उसने नाक की चोट पे लगाई, बड़ा हंसा। कहता ओ यू सिली अमेरिकन्स, यू पीपल ऑलवेज अम्यूज मी बाय डूइंग स्टूपिड थिंग्स। यू ड्राइव योर कार ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, वो राइट पे चलाते हैं ना। यू ड्राइव योर कार ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, यू होल्ड योर नाइफ इन योर रॉन्ग हैंड एंड जस्ट नाउ यू आर थ्रोन ए रॉन्ग बिच आउट ऑफ द ट्रेन। तो ये इनका फ़र्क है थोड़ा सा ना। पर्सनली आप कहेंगे मैं किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ, प्रॉब्लम मैं अमेरिकन को करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट की बुक्स हैं ज़्यादा वो अमेरिकन है, तो हम उस तरह ही ट्रेंड हैं। 100 से कम मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर 100 आ गया है तो भाई मैं उनको प्री डायबिटीज़ लेबल करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह अपनी डाइट में, एक्सरसाइज में, वेट रिडक्शन में करना है। 126 फास्टिंग बहरहाल डायबिटिक है, ठीक है। प्री डायबिटीज स्टेज क्या होती है? नॉर्मली एक आम आदमी तकरीबन 25 से 30 यूनिट इंसुलिन के प्रोड्यूस करता है। अब डायबिटीज़ टाइप 2 है ज़्यादा, जिसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती बल्कि बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती इंसुलिन को, समहाउ एज की वजह से, ओबिसिटी की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो बॉडी ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को 25 की जगह 30, 40, 50 यूनिट प्रोड्यूस करती है। बाय द टाइम समवन डेवलप्स फुल फ्लैट डायबिटीज़ तो हो सकता है 500 यूनिट डेली प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन सारा पेंक्रियास की एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है फिर। तो प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि सीरियस है। अब वो बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, डायबिटीज़ में जा रहा है, प्री डायबिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये ब्लड शुगर आफ्टर 2 आवर्स, आमतौर पे लोग समझते हैं 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, नहीं, ब्रेकफास्ट वेरी करता है। आफ्टर स्टैंडर्ड चैलेंज 75 ग्राम ग्लूकोज का होता है, जो अच्छी लैब्स होती हैं उन्होंने रखे होते हैं पैकेट बना के 75 ग्राम ग्लूकोज के। खाली पेट चेक किया, 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाला, 2 घंटे बाद चेक कर लिया, वो बहरहाल 140 से कम होना चाहिए, 140 से 199 तक प्री डायबिटीज़ और 200 उसका। हीमोग्लोबिन A1C ये पिछले 3 महीनों के एवरेज कंट्रोल बताती है। होता यह है कि थोड़ी सी ब्लड शुगर जो है वो रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन है उसका अटैच हो जाती है। एक रेड सेल की एज तकरीबन 3 महीने होती है, 4 महीने 3 महीने, तो वो 3 महीने उस मुस्तकिल रहता है, तो एक एवरेज आ जाती है कितनी अटैच हुई है। तो ये लेस दैन 5.6% होना चाहिए, 6.5 पे हम डायबिटिक लेवल कर देते। तो ये इसके स्टैंडर्ड, अगेन ये स्टैंडर्ड भी पहले कि आप जिस तरह मैंने बताया कि हम जब डॉक्टर बने 39 ईयर्स पहले तो 140 स्टैंडर्ड था। ये स्टैंडर्ड दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि दुनिया में जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी अमेरिका में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ओवर द ईयर्स दे कीप ऑन कंपेयरिंग कि कितना ब्लड प्रेशर, कितना ब्लड शुगर, कितना वज़न, कितनी वेस्ट इज़ कंपेटेबल विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, किन में से हार्ट अटैक हुआ, जिनको हार्ट, उनके ब्लड प्रेशर कितने थे, जवानी में कितने थे, मिडिल एज में कितने, उनके बाद डाटा लाखों के हिसाब से होता है। तो वो ग्रेजुअली फिर हेल्थ के पैरामीटर्स को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो था डायग्नोसिस के लिए। अब एक बंदा डायबिटिक है, दवाई पे है या इंसुलिन पे है, उसका शुगर कितना होना चाहिए? वो थोड़ा सा रिलैक्सड है। रिलैक्स इसलिए है कि आल्दो इट शुड बी एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, लेकिन यह है कि बहुत नॉर्मल क्लोज किया जाए तो ख़तरा है कि ब्लड शुगर कम होने का, वो फौरी तौर पे डेंजरस भी हो सकती है। जो डायबिटिक हैं दे आर ऑन ट्रीटमेंट, उनका हम कहते हैं चलो फास्टिंग लेस दैन 130 ठीक है, सोके बहरहाल, लेकिन रैंडम एट एनी टाइम ऑफ द डे 140 से कम होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन A1C लेस दैन 7 ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल है। जो बहुत बूढ़े लोग हैं, उनके मल्टीपल प्रॉब्लम है, लिवर भी फेल है, हार्ट भी फेल है, किडनी भी फेल है, उनका हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं चलो 7.5% तक हो जाए, 8% तक हो जाए, ये भी चल जाएगा, ठीक है। उनके लिए हम थोड़ा सा रिलैक्सड हैं, लेकिन यंग आदमी के लिए बहरहाल, यंग और मिडिल एज हेल्दी के लिए हमारे स्टैंडर्ड सख्त हैं। अब जो हमारे पेशेंट जो था वो कहाँ फिट होता है? 105 थी उसकी, HbA1c 5.7 नहीं था उसका? 5.7 था जी। सो प्री प्री डायबिटीज़। और फास्टिंग कितनी थी? 105। वो कहाँ फिट करेंगे? अब अमेरिकन क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, ब्रिटिश लेना चाहते हैं, आप बताइए। इट्स ऑल अप, ब्रिटिश के लिहाज से प्री डायबिटीज़ थी, प्री डायबिटीज और अमेरिकन के लिहाज से, हाँ अमेरिकन प्री डायबिटीज़ थी, ब्रिटिश के लिहाज से नॉर्मल थी, यस तो प्री डायबिटिक हो गया। जी। यानी एक तो उसका रिस्क फैक्टर था कि 45 ईयर्स का मेल था, 2 रिस्क फैक्टर वो हो गया, तीसरा रिस्क फैक्टर हो गया कि हाइपरटेंशन ग्रेड 1, चौथा है कि प्री डायबिटीज़। अब उस पेशेंट को एहसास नहीं है, उसने आके कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा कंसर्न, आई वाज फिट एज ए फिडल,
लेकिन जब देखना शुरू किया तो बैठे बैठे 4 रिस्क फैक्टर निकल आए। ठीक है, इनको हम आखिर में इकट्ठा करेंगे सारे रिस्क फैक्टर्स को। अच्छा, अब ओबेसिटी, वेट नॉर्मल होना चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर्स। कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है, आप गूगल पे सर्च करें BMI कैलकुलेटर, अपनी फाइंडिंग डालें, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है, वो आपको बताएगा कि नॉर्मल इज़ फ्रॉम 18.5 टू 24.9, लेकिन नहीं, ये यूरोपियन क्राइटेरिया। उनके बॉडी फ्रेम बड़े होते हैं, हम साउथ एशियंस के बॉडी फ्रेम छोटे हैं। हमारे लिए 22.9 इज़ अपर लिमिट। हम 23 पे ओवरवेट हो जाते हैं और 25 पे हम ओबेसिटी ग्रेड 1 हो जाती है हमें, याद रखें। मसलन मेरी हाइट 5'11" है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक 85 तक मेरा वेट नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 74 इज़ द लिमिट। 81 पे मैं ओबीज हो जाऊंगा। तो ये समझने की बात है, हम लोगों के बॉडी फ्रेम बहुत हल्के हैं और यही वजह है कि हम बहुत अर्ली स्टेज पे हमें डायबिटीज़ हो जाती है और हम हार्ट डिजीज़ हो जाती है, रेस का मैंने बताया ना। उसकी वजह से हमारे शायद हमारी जेनेटिक्स भी ऐसे ही है, हमारे बुज़ुर्गों की डाइट बहुत सिंपल होया कर। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ उस गांव में अभी 10-15 साल पहले तक गोश्त की दुकान नहीं होती थी। कभी कभार गाय ज़बा होती थी, मस्जिद में ऐलान हो जाता था किसी गोश्त चाहिए तो आके ले जाओ, वरना लोग सब्जियां खाते थे। अब लाइफस्टाइल बदल गया और ज़ाहिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। तो ये चीज़ हमारे, चूँकि हम जेनेटिकली इस नई डाइट को उससे तैयार नहीं है, ना हमारे बॉडी फ्रेम इतने बड़े हैं, इस नई डाइट्स ने लाइफस्टाइल ने बेड़ा गर्क किया हुआ। देसी घी शायद इतना नुकसानदेह नहीं है, जंक फूड, एक्स्ट्रा कैलोरीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा नुकसान दे रही है हमें। ठीक है, उसमें भी ठीक है, मॉडरेशन होना चाहिए, लेकिन ये आप याद रखिए, असल में ये चीज़ समझने की और लोगों को फैलाने की है कि हमारे वेट से। अब यहाँ पे लोगों से अगर बात करें, मैं एज ए डॉक्टर जब काउंसलिंग करता हूँ मुझे बहुत रेजिस्टेंस होती है। बस एक तो लोगों का ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब एज के साथ थोड़ा बहुत वज़न तो ज़्यादा हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। नहीं, याद रखिए एज का वेट से कोई ताल्लुक़ नहीं, वेट सिर्फ खाने से इंक्रीज़ होता है, एक बात याद रखिए। दूसरा, लोगों में ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्बी रिज़र्व एनर्जी के। डॉक्टर साहब कुछ रिज़र्व तो होना चाहिए ना, बंदा बीमार हो जाए तो कुछ, ये रिज़र्व नहीं है, ये बीमारी है। चर्बी लटकी हुई ये कोई रिज़र्व नहीं है, याद रखिए। रिज़र्व होने चाहिए आपके मसल्स में, आपकी बोन्स में, आपकी बॉडी में। चर्बी में कौन सा रिज़र्व होता है? आप हेल्दी हैं, फिट हैं, फिजिकल हैं, तो वो आपका रिज़र्व है ना, चर्बी तो रिज़र्व नहीं है। ख़वातीन से पूछो तो आगे जा, वो तो 4 बच्चे भी तो पैदा किए हैं भाई। 4 बच्चे पैदा करना से ना तो वेट बढ़ता, ना ये कैसे कमाल की बात है कि 4 बच्चे पैदा किए हैं तो वेट ज़्यादा, ये बात। फिर जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो सीनियर से मुराद है जो एग्जेक्टिव पोस्टों पे हैं, उनका होता है कि डॉक्टर साहब ये तो सारी पर्सनैलिटी हमारी ख़राब हो जाएगी, हम इतने पतले हो गए। तो उनका ख्याल है थोड़ा सा पर्सनैलिटी ज़रा रोब शोब रहता है ना, तो वो बड़ा कहते हैं लोग हमारे, कई आते हैं डॉक्टर साहब मैंने वेट कम किया था तो मेरी तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो क्या चंगा वाला मुंह फिटे मुँह हो गया तुम्हारा, तो मैंने फिर वेट थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लिया। कई तो ऐसे बदतमीज़ है, मेरे मुंह पे कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आपकी तरह के होगा तो पीछे रह के जाएगा। तो इसमें आपको मज़े की बात है, मेरी अम्मा आई तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बड़ी फ़ख्र से, मैं आज थॉट कि वो मुझे दाद देंगी। मैंने कहा अम्मा आपको पता है आजकल मैं कोई 10 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बड़े गौर से देख के कहती हैं बेटे मेरा ख्याल है तुम्हें जॉगिंग की नहीं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो हाँ, तो ये थोड़ों से लोगों की इसमें मिसकॉन्सेप्शंस हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि वेट कैसे कंट्रोल किया जाए। 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी डाइट की है, एक्सरसाइज की कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 30% है, और वो भी वो एक्सरसाइज जो टफ एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से नहीं। मैं आधा घंटा वॉक से वेट नहीं कम होता, अगर वॉक कम एक्सरसाइज की कॉन्ट्रीब्यूशन करानी है तो घंटा 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। मेन आपकी डाइट, ठीक है। लोग बड़ा कहते हैं ओ जी बस अब मैंने वज़न कम करना, मैंने जिम शुरू कर दिया। जिम अच्छी बात है, लेकिन डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। मिसल मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करें, ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे में अगर आप 6 किलोमीटर चलते हैं ना तो ये ब्रिस्क वॉक है, और काफ़ी तेज़ स्पीड है। ये आमतौर फौजी स्पीड पे चल पाते हैं, हम जैसे लोगों की आमतौर 5 किलोमीटर ही होती है। 6 to 10 इज़ जॉगिंग, मोर देन 10 इज़ रनिंग। तो 1 घंटा ब्रिस्क वॉक से आपकी हार्डली 300 कैलोरीज खर्च होती हैं, और एक समोसे में 350 कैलोरीज होती हैं।
लोग आते हैं टी ब्रेक की, पेप्सी पिया, 110 या 130 फैंटम 130 कैलोरीज होती हैं, वो सारा गया करा सत्यानाश। तो फिर लोग कहते हैं हम बड़ी वॉक की, लेकिन पता नहीं क्यों एक्सरसाइज नहीं कम हो रही। एक आप डबल रोटी का स्लाइस एक्स्ट्रा लें, एक्स्ट्रा मीन जो आप बर्न आउट नहीं करते दिन में, 60 कैलोरीज का होता है। 3 साल के अंदर आप 10 kg वेट गेन कर लेते हैं, और 1 kg कम करने के लिए 7000 कैलोरीज का डेफिसिट देना पड़ता है। अब 10 kg निकालने का मतलब 70,000 कैलोरीज अपने बदन से निकालें तो 10 kg बढ़ेगा। बहुत से लोगों से आप पूछें तो वो डाइट उनकी किसी नॉर्मल डाइट है, एक लिहाज से वो ठीक ही कह रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पे, मसलन कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन हो गया, तो जब हम उस वक्त एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो बॉडी से कब निकलेगा। मसलन एक जलेबी 200 से 300 कैलोरीज की होती है, हथे चढ़ जाए तो 4-5 तो बंदा खा ही लेता है, 1000-1500 कैलोरीज बॉडी से निकलेंगी कम, एक्सरसाइज तो हम कर नहीं रहे। तो ओवर द ईयर्स वो एक्यूमुलेट होते 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 फिर वो 10-12-15 kg जब ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाना मुश्किल है। तो डाइट को कंट्रोल रखना, एक्सरसाइज करना, ये आपकी सेकंड नेचर होना चाहिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं जो वेट आपका टीन एज के ज़माने में है वही सारी उम्र मेंटेन रहना चाहिए। तो एज के साथ जब बढ़ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये इसलिए चंद चीज़ें इसमें वेट में बताने की थी। अब एक और मसला होता है, जब एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट अराउंड द मिडरिफ, चर्बी थोड़ा पेट पे इकट्ठे होनी शुरू हो जाती है। वे मशीन पे तकरीबन नॉर्मल ही रहता है, उसकी वजह यह है कि एज के साथ मसल मैस कम हो रहा है, बोन मैस भी कम हो रहा है, तो फैट एक्यूमुलेशन जो है ना वो वेइंग मशीन पे ट्रांसलेट नहीं होती। तो आप कहते हैं यार मोरलेस वेट तो वही है। इसके लिए कुछ 1-2 पैरामीटर्स और बनाए गए हैं कि वेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए। अब अगेन जो इसमें थोड़ा सा ये मैंने एशियन क्राइटेरिया लिखे हैं। यूरोपियंस का ये है कि मेल के लिए लेस दैन 40 इंच होना चाहिए और फीमेल के लिए 35.5। हमारे एशियंस के लिए स्टैंडर्ड सख्त हैं, क्योंकि अगेन हमें कम। मेल के लिए क्राइटेरिया 35.4 इंच, 35.5 पे वेस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएगा, ये स्ट्रिक्ट है। फीमेल के लिए 31.4, 31.5 वेस्ट इवन फीमेल्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है तो अब नॉर्मल ऐसे कम करने की ज़रूरत है। जैसे वेट फैट इकट्ठी होती जाएगी, ब्लड प्रेशर, शुगर के, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। फिर एक वेस्ट हिप रेशो भी निकालते हैं, मेल के लिए 0.9%, फीमेल के लिए 0.85। उसकी वजह है कि फीमेल के हिप थोड़े से ब्रॉड होते हैं तो रेशो थोड़ा सा कम है। तो ये भी मेंटेन करना ज़रूरी है, ख़ासतौर मिडिल एज में, क्योंकि मतलब बॉडी अगर मैस कम हो रहा है तो फिर ये एक स्टैंडर्ड यहाँ से मेंटेन रह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं। ये तस्वीर आप पहचानते हैं कौन है? अरुण श्वार्ज़नेगर। हाँ, ही इज़ अ लेजेंड इन बॉडी बिल्डिंग। इसका दुनिया में सबसे बड़ा एजाज़ मिस्टर ओलंपिया, कोई 11 दफ़ा इन्होंने जीता है, एक दफ़ा तो 7 दफ़ा कॉन्टीन्यूसली जीता था। ये लेजेंड है बॉडी बिल्डिंग में, शायद इससे बड़ा बॉडी बिल्डर कोई नहीं आया दुनिया में। अब बॉडी बिल्डर्स के लिए BMI का क्राइटेरिया लागू कैसे करेंगे? उनका तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं? अच्छा वो, हाँ सॉरी, मैं इससे पहले भूल गया, हमारा जो पेशेंट था उसको कहाँ फिट करेंगे वेट और वेस्ट के वजह से। 5'11" हाइट थी, 25 BMI था, 81 kg, ओबेसिटी ग्रेड 1 एशियन स्टैंडर्ड के लिहाज से, और उसकी वेस्ट 36 थी, 35.4 होना चाहिए, वेस्ट भी ज़्यादा है उसकी। तो ये भी चीज़ें आप नोट करते आइए। हाँ, इस पर हम आ रहे थे, लेकिन चूँकि इनका सारा वेट मसल्स की वजह से होता है, बोन्स की वजह से होता है, दे आर हेल्दी। अगरचे नॉर्मल, इन पे BMI क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। चल, लेकिन इनको फिर कैसे चेक करेंगे? इनके लिए हमारे क्राइटेरिया ये है, वेस्ट चेक कर लें। अब हमारा एक कज़न है, 100 kg वेट है, वेट ट्रेनिंग करता है, तो वो कहता है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन वेस्ट उसकी 37 है। तो मैं कहता हूँ कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ फैट ऐसी है, इसको बर्न आउट करने की ज़रूरत है। वेस्ट तुम्हारी एशियन स्टैंडर्ड के से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, वेस्ट हिप रेशियो कैलकुलेट की जा सकती है। और तीसरा, टोटल बॉडी फैट कैलकुलेट करें। अब टोटल बॉडी फैट कैसे कैलकुलेट करेंगे? गूगल पे आप जाइए, हाउ टू कैलकुलेट टोटल बॉडी फैट, वो आपको कैलकुलेटर आ जाएगा, खुद अपना कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा, एज पूछेगा, हाइट पूछेगा, वेट पूछेगा, वेस्ट पूछेगा, नेक साइज़ पूछते हैं, शायद हिप साइज़ पूछते हैं, और जेंडर पूछेगा, तो आपको कैलकुलेट कर देगा। नॉर्मल 8% से लेके 19% तक होनी चाहिए फैट। अराउंड 10% इज एथलेटिक, 15% एक्सीलेंट। मसलन अगर कोई 80 kg किसी का वेट है
वो अपने जो पैरामीटर देखता है हाउ टू कैलकुलेट टोटल बॉडी फैट गूगल से निकाल के, तो उसका आता है जी 25%। पहली बात तो 25 ज़्यादा है, 19 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 25% फैट का मतलब 80 किलो वेट में 20 किलो तो सिर्फ चर्बी है, बाकी 60 रह गया। इसको कहते हैं लीन बॉडी मैस, मतलब ये वेट है जो उसके मसल्स का है, बोन्स का है और विसरा का है, ये हेल्दी वेट है, बाकी सारी चर्बी है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके लिए ये पैरामीटर्स बाद दफ़ा हम यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कितने हैं। अभी चंद दिन पहले मुझे एक आर्मी के एक मेले थे, एसएसजी कमांडो, तो वो कहते हैं जवानी में मेरा जो फैट परसेंटेज थी 7% हुआ करती थी, टोटल मस्कुलर बॉडी थी, थिन स्लिम मस्कुलर बॉडी। तो ये कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं इन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप में से भी कोई भी आदमी कैलकुलेट करना चाहे तो अपना बॉडी फैट कर सकता है कितनी परसेंटेज में है। और सुमो रेसलर्स के बारे में क्या ख्याल है? इनका एवरेज वेट 150 से लेके 250 kg तक होता है। आर दे हेल्दी और अनहेल्दी? कंसिडर्ड एज अच्छा, सरप्राइजिंगली जब मैंने सर्च की तो दे आर कंसिडर्ड हेल्दी। मैं खुद हैरान हुआ। उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं, एक तो यह कि जो पहलवान होते हैं ना, ये अपना वज़न इंटेंशनली बढ़ाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। वो उनका ख्याल है जितना वज़न ज़्यादा होगा, जितना वेस्ट ज़्यादा होगा, दूसरे के लिए जफ्फा डाल कर उठाना और गिराना मुश्किल होता है। तो ये अपना, तो इसलिए ये ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन ये इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इनकी एवरेज जो ट्रेनिंग का टाइम है ना वो 5 आवर्स है पर डे। इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इनकी जो फैट है ना ये सब कुटेनियस होती है, विसरल नहीं होती, अंदर नहीं होती, चर्बी और स्किन के नीचे होती है। सब कुटेनियस फैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डेंजरस एज द विसरल फैट। विसरल फैट से मुराद है कि लिवर के ऊपर हो गई। फैटी लिवर का नाम आपने सुना होगा। फैटी लिवर को पहले लोग कहते थे कि बिनाइन कंडीशन है, जब बॉडी में चर्बी है थोड़ी बहुत उधर भी होगी, लेकिन अब कहते हैं नहीं, इट इज़ डेंजरस कंडीशन। फैटी लिवर पहली स्टेज है। उस फैट की वजह से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। लिवर एंजाइम, अगर लिवर एंजाइम नॉर्मल है तो फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड पे फैट नज़र आ रही है। अगर लिवर एंजाइम रेज कर रहे हैं तो नाउ इट इज़ फैटी हेपेटाइटिस, फैट की वजह से अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। और इस वक्त वर्ल्ड ओवर चूँकि हेपेटाइटिस बी और सी उनका इतना मसला नहीं रहा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, उनके लिवर के जो मेन 2 कॉमन कॉज हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है और फैटी लिवर है। और फैटी हेपेटाइटिस का अगली स्टेज पे लिवर फेलियर है, सिरोसिस, और लास्ट फिर कैंसर। तो फैटी लिवर इज़ नॉट अ बिनाइन कंडीशन, सीरियस। अगर किसी को है, इज़ समथिंग टू बी टेकन सीरियसली। क्योंकि हमारे कई दोस्तों के लिवर ट्रांसप्लांट कराने पड़े अल्टीमेटली, बिकॉज उन किसी ने लिवर फेलियर डेवलप कर लिया, किसी ने कैंसर डेवलप कर लिया। तो ये विसरल फैट होती है, वो डेंजरस होती है, सबकुटेनियस नहीं होती। बट जब तक वो हेल्दी है, जब वो पहलवानी छोड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है कि दे शुड रैपिडली रिड्यूस वेट, एटलीस्ट 50 kg तो फ़ौरन रिड्यूस करें, वरना ये सबकुटेनियस फैट शिफ्ट हो जाएगी विसरल फैट को, और फिर उनके प्रॉब्लम शुरू, एक्सरसाइज खत्म होगी। अब ओवर ईटिंग जो कर रहे होते हैं उनकी आदत बड़ी होती है ओवर ईटिंग की ना, वो छोड़ भी दें पहलवानी एक्सरसाइज तो वो उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उनके इशू शुरू होते हैं। हार्ट के, जॉइंट्स के वज़न ज़्यादा हैं, 250 kg में यकदम कैसे आप रिड्यूस करके नॉर्मल लाएंगे, फिर उनको जॉइंट्स के और सारे इशू। हमारे पहलवानों को भी जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं हेल्दी है, जो ही एक्सरसाइज छोड़ी पहलवानी उसके बाद उनको इशू खड़े होते हैं, तो वेट फिर नॉर्मल नहीं करते वो लोग। तो ये चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई ज़रा स्पेशल सिचुएशन थी, मैंने कहा चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ओबेसिटी और एक्सरसाइज के बारे में तो ये बात है कि कहते हैं ना, ओबेसिटी डजंट रन इन फैमिली, बेसिकली नोबडी रन्स इन द फैमिली। तो ये इशू है। अब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म, मिनिमम एक बड़ा आसान, कई तरीके हैं। आसान सा तरीका है कि 220 बटा माइनस एज कर लें अपना। बस उनको 40 ईयर्स का बंदा है तो 220 माइनस 40 कितना हो गया, 180। ठीक है, इस 180 का अगर आप 50% हार्ट रेट अचीव करते हैं, यानी 90, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका हार्ट रेट 90 हो जाए, तो ये माइल्ड एक्सर्शन है। 50 to 70 मॉडरेट है, 70% का मतलब 126 हार्ट रेट। 90 से 120-25 तक हार्ट रेट अचीव कर लेते हैं किसी भी एक्सरसाइज से, तो भी ये मॉडरेट एक्सरसाइज है। मोर देन 70, मोर देन 126 करते हैं तो ये फिर विगरस एक्सरसाइज है। ठीक है, और जब हम ETT करवाते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जिसे कहते हैं डॉक्टर्स, तो वो कोशिश की जाती है कि 85% तक हार्ट रेट अचीव किया जाए। मतलब 153 तक हार्ट रेट, 40 ईयर्स के ओल्ड बंदे का 153 हार्ट रेट इतना लेके जाते हैं, उसको कोशिश करते हैं। अब 126 हार्ट रेट जो है वो ब्रिस्क वॉक से अचीव नहीं हो सकता। इसका मतलब है मेल हो या फीमेल हो,
दोनों को अगर विगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग, स्क्वॉश, टेनिस, एक्सरसाइज एक ही तरह की होनी चाहिए उनकी। अगर कोई बंदा ऑक्टाजेनेरियन है, मतलब 80 ईयर्स ओल्ड है, 220 माइनस 80 कितना बनता है, 140, 140 का 70 कितना बना, 98, 98 तो ब्रिस्क वॉक से अचीव हो सकता है हार्ट रेट। मतलब 80 साल के बूढ़े के लिए ब्रिस्क वॉक भी विगरस एक्सरसाइज है। इस लिहाज से इसका ताल्लुक एज से है। अब आम आदमी को मिनिमम जो एक्सरसाइज चाहिए ना, वो 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज है। 150 का मतलब है 30 मिनट्स अगर आप रोज़ वॉक करें 5 डेज़ अ वीक तो 150 मिनट हो जाते हैं ब्रिस्क वॉक। लेकिन ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं करें, उसकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटिंग जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है करने की। एज के लिहाज से सब अब कुछ इसमें स्पेशल सिचुएशंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया ना, किसी को गाइड करना हो। इसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, एक तो 40 ईयर्स ऊपर के लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वो क्या करें। हमारे एक दोस्त थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक दिन बैठे हुए कहने लगे, यार आमिर हम जवानी में करते थे कुछ, अब एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलो चलो करें। शाम को चले गए टेनिस खेलने। अब अरसा हुआ था छोड़े हुए, टेनिस खेलनी शुरू की, 5 मिनट के अंदर चेस्ट पेन हुआ, ही कोलैप्स्ड एंड डाइड ऑन द स्पॉट। उसी जगह डेथ हो गई उनकी। अनडायग्नोज इस्कीमिक हार्ट डिजीज थी, नैरो हुई हुई थी, वैसे एग्जर्शन कभी की नहीं थी, नॉर्मल सी लाइफ थी। कार में बैठे ऑफिस आ गए, ऑफिस बैठे कार में घर चले गए, यकदम एग्जर्शन की तो अनडायग्नोज। इसलिए जिस बंदे ने एक्सरसाइज कभी नहीं की सारी उम्र, 40 का, और वो कहता है जी मैं ब्रिस्क वॉक नहीं, मैं ज़रा कोई गेम खेलना चाहता हूँ, टेनिस खेलना चाहता हूँ, मैं जॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं साइकिलिंग का शौकीन है, तो उससे हम उसके लिए कहते हैं कि नहीं, या तो ब्रिस्क वॉक पे रहें या फिर यह है कि अपना मुआयना करा लें। मुआयने से मतलब आप हमारे पास आएगा तो हम एक तो एग्जामिन करेंगे, ज़ाहिर है उसको सिम्टम्स पूछेंगे, कुछ सिम्टम्स सस्पिशियस ऑफ हार्ट डिजीज़, कुछ चेस्ट पेन, सांस फूलना, ऐसा कुछ तो नहीं रहा। अगर सिम्टम्स नहीं है ईसीजी करा के देख लें, ईटीडी करा के देख लें, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, तो मशीन पे ब्रिस्क वॉक कराते हैं, साथ साथ ईसीजी करते चलते हैं, एको करवा के देख लें। अगर वो ठीक है तो फिर उसको हम एडवाइस कर देते हैं, ठीक है आप विग्रोस एक्सरसाइज गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि जो मिडिल एज के बंदे ने एक्सरसाइज नहीं की, वो यकदम इतनी टफ ना शुरू करे बगैर मशवरे के। एक तो ये बात है। दूसरा ओबीज लोगों का मसला है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे हर एक्स्ट्रा केजी का तकरीबन 5 किलो का इम्पैक्ट पड़ता है जॉइंट्स के ऊपर। मसलन एक बंदा 10 केजी ओवर वेट है, अगर वो दौड़ रहा है तो हर कदम के साथ समझें कि 50 केजी का झटका पड़ रहा है उसके जॉइंट्स पे ऊपर। जॉइंट्स तो खड़क जाएंगे अगर बंदा ओवर वेट है, जो ओबीज है। तो इसलिए ओवर वेट जो ओबीज लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आप या तो साइकिलिंग कर लें, जॉइंट पे बोझ ना पड़े, या वॉक करें, वेट रिड्यूस करें पहले अपना, इतना वेट आपको आए कि फिर आपको जॉगिंग में प्रॉब्लम ना हो, वरना जॉइंट्स के लिगामेंट्स वगैरह बहुत से लोगों के डैमेज हो जाते हैं। ऐसा मतलब किसी की 70 अपर लिमिट है वेट की, 95 100 केजी वेट और दौड़ना शुरू कर दिया तो ज़ाहिर है उसमें फिर नुकसान के चांसेस होते हैं। और तीसरा ख़वातीन के मसले ये हैं कि एक तो फ़िज़िकल जो बहुत विगरस एक्सरसाइज करती हैं ख़वातीन, आम नहीं, जो स्पेशली दोज हु कम्पीट फॉर नेशनल या इंटरनेशनल ऑनर्स, उनके साथ बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं बहुत विगरस एक्सरसाइज करने, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, एनओवुलेटरी साइकिल्स हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का आ सकता है। तो ये इश्यूज़ पे ज़ाहिर है कि फिर मेडिकल सुपरविजन में फिर इनको एड्रेस किया जाता है। दूसरा सोशल है, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे डेडिकेटेड जिम हर जगह पे नहीं है, जॉगिंग ट्रैक्स पार्क हर जगह नहीं है, तो आम रोड्स पे पोल्यूशन, सेफ्टी, ट्रैफिक रश, ये सारा मुमकिन नहीं है रोड्स पे वॉक करना। फिर सोशल एक्सेप्टेंस, ख़वातीन को जॉगिंग करते हमारे दोस्त कहा करते हैं हमारा माहौल इतना कंजर्वेटिव है, अगर कोई लड़की जॉगिंग कर रही है तो आगे आगे होगी, पीछे मोहल्ले के सारे कुत्ते भौंकते आ रहे होंगे। तो ये इशू हैं कि वो ख़वातीन हमारे उस लिहाज से थोड़ा एम्बेरस भी फील करती हैं जॉगिंग करते हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर विगरस एक्सरसाइज करनी है तो एज के लिहाज से जो एक्सरसाइज यंग या मिडिल एज मेल के लिए रिकमेंडेड है वही फीमेल्स के लिए भी रिकमेंडेड है, ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं है। ये अलग बात है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। या घर पे एक स्टैटिक साइकिल रखी जा सकती है, अगर कोई बाहर आप नहीं निकल सकते, पार्क नहीं है करीब, जिम नहीं है, आना जाना मुश्किल है, तो घर पे साइकिल सस्ती सी आ जाती है, 20-25-30 हज़ार की साइकिल, तो वो अब घर पे भी आप छोटी सी जगह घेर लेगी, उस पर घर पे भी आप कर सकते हैं। तो ये चंद एक एक्सरसाइज के इश्यूज़ हैं।
अब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक टर्म है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, और इसके 5 क्राइटेरिया हैं। 3 अगर हो जाएं तो वो बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज की ये बंदा डेवलप कर लेगा। पहला है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, हमारे पेशेंट की कितनी थी वेस्ट, पहला क्राइटेरिया पूरा होता है 36 थी। दूसरा ये था HDL इज कॉल्ड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कंसिडर्ड एज ए फ्रेंडली लाइपोप्रोटीन, ये रिड्यूस करती है रिस्क। मेल के लिए 40 तक होना चाहिए, फीमेल के लिए 50 तक होना चाहिए। अगर 40 से कम है मेल में, जब फीमेल 50 से कम है तो ये एक रिस्क फैक्टर्स है। उसमें 38 थी हमारी, 2 क्राइटेरिया तो उसके पूरे हो गए। तीसरा ट्राइग्लिसराइड लेवल उसका 140 था, 150 ये नहीं पूरा होता। चौथा हाइपरटेंशन 130 85 हो तो उनका 124 80 था तो ये नहीं होता। लेकिन आखिरी ये है कि ब्लड शुगर अगर 100 हो जाए फास्टिंग, उनका 105 था। तो 5 में से 3 क्राइटेरिया हमारे जो पेशेंट हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे होते हैं, तो हम मतलब पेशेंट हैड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ये सीरियस कंडीशन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कुछ और मैनिफेस्टेशन होती हैं, मसलन फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाना, कहते हैं इससे विसरल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाना, बहुत से लोगों का यूरिक एसिड हाई हो जाता है बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से, और फैटी लिवर, ये सारी इसकी जो दूसरी मैनिफेस्टेशंस हैं। स्मोकर्स को हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पैक ईयर्स में काउंट करते हैं, स्मोकर डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। अगर कोई बंदा स्मोकिंग छोड़ दे तो कम से कम 5 साल लगते हैं वो नॉर्मल आदमी के बराबर आने में रिस्क के लिहाज से, तो ये डेंजरस चीज़ है, इसको छोड़ना चाहिए। छोड़ना लेकिन अगेन मुश्किल है। हमारे एक दोस्त थे स्मोकर थे, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी करा के बाहर लिटाया गया बेड पे, और भी लोग थे एंजियोग्राफी करा के लिटाया, वहीं लेटे लेटे फिर सिगरेट चला ली। साथ वाले किसी ने कहा कि कोई सर ख्याल रखें, क्या हो गया आपको? तो उससे मुड़ के कहते हैं आपने कभी सिगरेट पिया? उसने कहा जी नहीं पिया, कभी नहीं पिया ज़िंदगी में, नहीं कभी नहीं पिया। कहते हैं सिगरेट ना पी के और मेरे बराबर लेट के कोई शर्म तो आती होगी आपको फिर। तो जो स्मोकर हैं उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल का ये थोड़े से पहले डिस्कस हो रहा था कि कोलेस्ट्रॉल की अहमियत है, जी अहमियत है। डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए। ट्रीटमेंट कब शुरू करनी चाहिए, उसके चंद एक इंडिकेशन मैंने बहुत सिंपल सी चंद लिखी हैं, बहुत डिटेल में नहीं लिखी। एक तो यह है कि LDL कोलेस्ट्रॉल हमारा 190 हो जाए, डेफिनेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई नॉन केस है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ LDL लेवल उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देनी चाहिए। तीसरा डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ अगर LDL लेवल 160 हो जाए, डायबिटिक के लिए हमारा क्राइटेरिया ज़रा सख्त है, आम आदमी के लिए 190 है, डायबिटिक के लिए 160 LDL हो जाए तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते। डायबिटीज़ मेलाइटिस और अगर 10 साल का रिस्क फैक्टर उसका हार्ट डिजीज़ का 7.5 हो जाए, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? गूगल पे आप सर्च कर लीजिए हाउ टू कैलकुलेट रिस्क फैक्टर, कार्डिक रिस्क फैक्टर या रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़, तो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर तो आपको कर देगा। वो उसमें पूछते हैं एज है, जेंडर है, रेस है, यूरोपियन, अफ्रीकन, अदर्स, तो हम अदर्स में टिक करते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, स्मोकर की हिस्ट्री, सारा पूछ के फैमिली हिस्ट्री वो कैलकुलेट कर देता है। अगर वो कैलकुलेशन आपकी आ रही है कि 7.5% चांस है डायबिटिक को अगले 10 साल में हार्ट डिजीज़ होने का, तो शुरू कर देना चाहिए। अगर डायबिटिक नहीं है लेकिन वैसे हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क निकालना है 10%, तो फिर भी शुरू कर देना चाहिए। और कुछ स्पेशल जी 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 40 HDL के बारे में आप फरमा रहे थे कि ये 40 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मेल में 50 से ज़्यादा फीमेल। एक एशिया में और यूरोप में शायद डाइट की वजह से HDL की लोअर फिगर आमतौर पे देखी जाती है, 40 से भी कम ही होता है लोगों का, 30 35। शायद उसमें शराब का भी कोई रोल है, क्योंकि वाइन जो है वो और थोड़ा HDL को बेहतर करती है, या कोई और फैक्टर्स होंगे। तो अगर किसी ने HDL बेहतर करना हो तो उसके लिए भी कोई है तरीका? एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज जितनी अच्छी करेंगे HDL। अल्कोहल का मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल के बारे में कुछ जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये कहते हैं कि हाँ मॉडरेट अमाउंट 1 पैग
फीमेल के लिए, 2 पैक तक मेल्स के लिए। HDL लेवल थोड़ा बेहतर करती है और ज़ाहिर है थोड़ा सा प्रिवेंटिव रोल है। लेकिन उन स्टडीज़ की बुनियाद पे क्या हमारी मेडिकल प्रैक्टिस चेंज हुई? नहीं हुई। डॉक्टर्स कभी भी किसी को HDL इंक्रीज़ करने के लिए अल्कोहल एडवाइस नहीं करते। एक तो जो इनिशियल स्टडीज़ हुई थी वो हेल्थ प्रोफेशनल्स पे हुई थी, दे आर एजुकेटेड, दे नो द रिस्क। तो आम आदमी को पे ये फाइंडिंग अप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि आम आदमी कहें कि तुम HDL इंक्रीज़ करने के लिए अल्कोहल पीना चाहिए। अल्कोहल के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरा, हमारे माशरे में चूँकि सोशल ड्रिंक नहीं है, हमारे यहाँ जब किसी को शराब चढ़ती है तो बिंज ड्रिंकिंग की शक्ल में होती है। दोस्तों को फ़ोन हो गया, आ जाओ भी आ जाओ, आज बोतल मिल गई, सारे इकट्ठे आते हैं, कढ़ाई गोश्त बनता है, रज के खाते हैं, रज के पीते हैं। वो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंसिव शूट अप, ब्रेन हेमरेज। और लॉन्ग टर्म अल्कोहल से हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट वसल वीक हो जाना, वो सारे इश्यूज़ हैं। तो अल्कोहल इतना रोल जो है ना वो तो बहुत कम अल्कोहल जो थोड़ी सी वो कहते हैं हाँ अगर उतना ले रहा है तो शायद नुकसान नहीं है उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और सर्टन हाई रिस्क कंडीशन जैसे मैंने अर्ज़ किया, फैमिलियल कंडीशंस हैं कुछ, तो वो उनमें कर देते हैं। तो बस अब आखिरी इसको कंक्लूड करते हैं। अब कंक्लूजन में जब हम देख हमारे पेशेंट के हम देखा जो अपने आप को नॉर्मली समझ रहे थे, 7 तो उसमें रिस्क फैक्टर हैं। ही वॉज अ मेल, ही वॉज मोर देन 45 ईयर्स, he had a sedentary lifestyle, he was a smoker, he had low HDL level, metabolic syndrome था उसमें, प्री डायबिटीज़ थी और हाइपरटेंशन ग्रेड 1, ये सारे उसके मसाइल निकल आए। और ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अब करेंगे क्या इस पेशेंट का, एडवाइस क्या करना चाहिए? एक तो हम उन्हें कहेंगे स्मोकिंग छोड़ें, ज़ाहिर है ये अगेन एक काउंसलिंग का और मोटिवेशन का एक मुश्किल काम है जैसा कि स्मोकिंग छोड़ना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज अगेन कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो सारी एडवाइस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सारा। वेट रिडक्शन ज़ाहिर है वो हमारे लिए होगा। सॉल्ट एंड कैलोरिक इनटेक कम करने का, कैलोरिक इनटेक कम करना भी एक इशू है। मुझे याद है एक दफ़ा हमारे पास एक भट्ट साहब आए, डॉक्टर साहब मुझे कुछ बताइए, एडवाइस कीजिए। मैं डॉक्टर साहब आप थोड़ा खाना, भट्ट साहब खाना कम करो। डॉक्टर साहब कितना करना है? मैं कह अराउंड 1500 कैलोरीज काफ़ी हैं। और डॉक्टर साहब तुसी ये की कहना कैलोरियाँ वो मैंने बना दो तो मैं कर लूँगा। मैंने कागज़ पे उनको थोड़ा नाश्ता कितना है रफली 1500 कैलोरीज का, तो अब वो पढ़ते जा रहे हैं, OPD से वापस आए हैं और डॉक्टर साहब ये तो दसिया नहीं है कैलोरियाँ जड़ियाँ खाने तो पहले लेनी है बाद लेनी है। तो मैंने उनसे कागज़ ले लिया, मैं कहा डॉक्टर साहब जो खा रहे हैं बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, इसको छोड़ दें आप। तो ये ज़ाहिर है मेडिटेरेनियन डाइट। अब मेडिटेरियन डाइट के बारे में डिटेल आप गूगल सर्च कर सकते हैं। प्रॉब्ली ये है कि ये रिकमेंड हम ये डॉक्टर जनरली यही करते हैं। इसका मेन जो स्पिरिट है वो ये है कि आपकी डाइट में सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा होने चाहिए और लो फैट मिल्क होना, डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। सब्जियां बेसिक सैलड की फॉर्म में। हमारे यहाँ सैलड कॉन्सेप्ट जो है कि 2 मूलियाँ 2 गाजरें काट के सैलड बन गया, नहीं, इट कैन बी फुल डाइट। प्लेट भर के मूलियाँ, गाजरें, टमाटर, पत्ते उसके सैलड के, और उसके अलावा क्या हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, प्याज हो सकता है, खीरे हो सकते हैं, ब्रोकोली हो सकती है। लोग उसमें चने और लोबिया डाल देते हैं। चने और लोबिया बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। आप बॉयल अंडा डाल देते हैं, लोग बाद में चिकन बॉयल करके बीच में डाल देते हैं, तो एक फुल प्लेट, उससे आपका पेट भर सकता है। और हम एडवाइस यही करते हैं कि आप सैलड से पहले पेट भर लें, फिर थोड़ा सा खाना खा लें, चपाती। और याद रखिए जिसको चपाती हम कहते हैं डॉक्टर, वो 30 ग्राम का पेड़ा होता है। हमारा आम घरों का पेड़ा 90 से 100 ग्राम का होता है। न्यूट्रिशनल पॉइंट है उसे हम 3 चपातियाँ एक वक्त में खा रहे हैं, तो इसको चपाती कहते हैं। वो छोटा सा 30 ग्राम का पेड़ा होता है। तो ये इसकी मेन मेडिटेरेनियन डाइट है। हमारे यहाँ 2 चीज़ों पे और मेरे ख्याल डिस्कशन ज़रूरी है। कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों में काफ़ी है कॉन्सेप्ट है, तो उस पर कीटो डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट को कंपेयर किया गया है। मेडिसिन में सबसे ऑथेंटिक जर्नल जो है ना NEJM है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें बड़ा अच्छा कंपैरिजन आया। तो कहता है वेट लॉस के लिहाज से पहले 3 महीनों में कीटो डाइट थोड़ा सा सुपीरियर है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स दोनों बराबर हैं। और कीटो डाइट में रिस्क क्या है? अगर आप चर्बियाँ और गोश्त खा रहे हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा होने का, सोडियम होने का, कोलेस्ट्रॉल होने का, और वो सारे रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के। तो रिकमेंडेड यही है कि आप मेडिटेरेनियन डाइट को प्रेफर करें। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं साउथ एशिया में, हम देखें ज़्यादातर गांव से ताल्लुक़ है, तो उनकी डाइट बेसिकली वेजिटेरियन ज़्यादा होती, मीट कम होता था। आजकल हमारे हर घर में डेली गोश्त बनता है। तो मतलब मुझे याद है हम छोटे थे तो जिस दिन चिकन बनता था उस दिन घर में एक सेलिब्रेशन होती थी, अच्छा चिकन बना हुआ।
तो आज डेली हर लंच पे 2 डिशेस हैं, डिनर पे 2 डिशेस हैं, तो ये खाना हमारा थोड़ा डिफरेंट हो गया। एक आजकल एक और आया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। लोग पूछते हैं कि इसका क्या रोल है। एक तो बात याद रखिए कि इन ये स्टडीज़ जो है ना, इनके बारे में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इट टेक्स डेकेड्स टू फाइनलाइज। आज जो रिकमेंड हुई है उसकी बहुत कह रहे हैं लोग कि इससे वेट कम होता है, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, कैंसर का इंसिडेंस कम होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनका इंसिडेंस कम है। क्लेम है स्टडीज़, लेकिन ये स्टडीज़ ज़्यादातर जब माइस पे हुई हैं, उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है ना, तो रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है। ह्यूमन बींग्स पे इसका इफेक्ट क्या होगा ये ज़ाहिर है आज जो बंदा इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है 20, 30, 40 ईयर्स के बाद ही पता चलेगा कि ये दूसरों से जल्दी एजिंग प्रोसेस आया या लेट आया, लेकिन बहरहाल लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन चीज़ यह है कि उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप लाइफ लॉन्ग डेली मतलब लाइफ लॉन्ग कैसे कर सकते हैं? तो लाइफ लॉन्ग यही है कि आप एक्सरसाइज करें, वेट कम रखें, मेडिटेरियन डाइट लें और बाकी स्मोकिंग और इन चीज़ों से ज़रा मॉडरेशन में रखें। और यह है कि अब पेशेंट को हम एक्सरसाइज मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे, देना तो चाहिए, सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर के लिए उनको एडवाइस करना चाहिए, स्मोकिंग छुड़ानी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मैंने प्रैक्टिस में देखा बॉर्डर लाइन पर सारी चीज़ें हैं ना। अगर तो पेशेंट पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अंडरस्टैंड कर सकता है काउंसलिंग आपकी, तो उसको 3 to 6 मंथ का ट्रायल हम देंगे। एक्सरसाइज करो, वेट रिड्यूस करो, डाइट कंट्रोल करो। तो या अगर पेशेंट एजुकेटेड नहीं है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो फिर बेहतर है कि उसको ड्रग्स पे डाल दें बजाय ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हों। या 3 to 6 मंथ ट्रायल के बावजूद भी आप समझते हैं कि अब ज़रूरत है, या हाइपरटेंशन की वजह से कोई बॉडी में आप नज़र आ रही हैं कॉम्प्लिकेशंस, फिर बेहतर है ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दें। तो ये बेसिकली हमारा एक जनरल अप्रोच होती है। तो मैंने कोशिश की है कि एक कॉम्प्लिकेटेड से मसले को आसान ज़ुबान में समझाया जाए। उससे मेरा काफ़ी सारे बेसिक प्रिंसिपल्स तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर अभी किसी के कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो ओके जी, शुक्रिया। वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। अच्छा, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा, चूँकि मैं स्पोर्ट्स कमेंट्री वगैरह देता रहा हूँ ऑल राउंड, तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स के करीब होने का उनके बात यह है कि अब तो इंडिविजुअल कोचिंग का दौर आ गया, जिसमें वन मैन पर जो है ना वो कोचिंग करता है और डाइट प्लान भी जो है वो दिया जाता है। और क्या जो स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके भी इस तरह की हार्ट डिजीज़ या जो ओबेसिटी है वो होती है? जो दूसरा यह है कि वेस्टर्न कंसेप्ट यह है कि दबा के खाओ और दबा के एग्जर्ट करो, और टॉक्सिक एसिड जितने जल्दी निकल जाते हैं इतनी वेट लेस और एरी हो जाती है बॉडीज़, और बाद में प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होते। और कुछ स्मोकिंग के लिहाज ये कहते हैं जी कि अगर आप अच्छी खुराक रखते हैं और एक्सरसाइज रखते हैं तो फिर ऐसा स्मोकिंग इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, एक तो 2-3 चीज़ें आपकी इकट्ठी आपने सवाल पूछ लें। एक तो ये है कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, इंडिविजुअल्स के लिए वेरी कर सकता है। अगर एक स्पोर्ट्समैन है, कोई कंपीटिंग फॉर नेशनल या इंटरनेशनल ऑन उस लेवल पे, उसको क्या डाइट चाहिए उसकी एक्सरसाइज के लिहाज से? हाँ, वो स्पेशल डाइट चाहिए। उसके लिए फिर यह है कि उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस ली जाए, वो देख ले कि रफली कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए आपसे क्या कितना प्रोटीन चाहिए। एक आम आदमी को मसलन मेरे और आप जैसे लड़कों को तकरीबन 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा नहीं है। 70 केजी का आदमी है तो हार्डली 50-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक अंडे में 8 से 10 होती है और पर डे, और चिकन थाई की बोटी तकरीबन 40-50 ग्राम की होती है। इतना ही प्रोटीन चाहिए हमें डेली जो वेयर टर्नओवर के लिए। ये जब हम बैठ के आधा किलो की कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये ज़्यादा है। और जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं टफ एक्सरसाइज, उनको 2 ग्राम पर केजी तक चाहिए होती है, यानी वो 150 ग्राम तक चाहिए होती है। तो वो भी उस लिहाज से भी डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। अब कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड है को 2-2, 3-3 दर्जन अंडे रोज़ खा जाते हैं, फुल अंडे, लेकिन फिर बर्न आउट कर रहे होते हैं ना। फिर आप पैरामीटर देखें इनका वेट कितना है, वेस्ट कितनी है, टोटल फैट कंटेंट कितना है। अगर तो पैरामीटर्स चल रहे हैं तो मैं डेली जितना खा रहे हैं बर्न आउट कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। एक तो ये बात है। स्मोकिंग का नहीं, स्मोकिंग वाली ये गलत बात है। हाँ, कि मेडिकल बुक्स तो हमेशा बाहर उसका अपना डैमेज है, वो नहीं करते। दूसरा इंडियन फिलॉसफी जो है वो कि ऑल टाइम अगर आप वेजिटेरियन लाइफ टाइम वेजिटेरियन रहते हैं और मेडिटेशन साथ रखते हैं
तो उससे भी इस तरह के रिस्क नहीं है नहीं, ऐसे? मेडिटेशन से फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होगी ना। नहीं दूसरी तरफ वेजिटेरियन यानी कि जो गोश्त वगैरह या इस तरह की चीज़ों से तो ये नहीं, वेजिटेरियन वैसे भी- प्योर वेजिटेरियन उनमें डिफरेंट है ना। देखिए कुछ तो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है एक सेकंड। जो कि अंडा और दूध भी नहीं लेते हैं, तो उनमें सारे चांसेस हैं कि आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी विटामिन B12 की, आयरन की पूरी हो जाए। लेकिन अगेन डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे एक दोस्त हैं मेरे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वो बाद में आयरन सप्लीमेंट्स और विटामिन B के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो गोश्त नहीं खाते, वो पसंद नहीं करते। तो चाहिए तो प्रोटीन तो आपको चाहिए। अब वेजिटेबल में प्रोटीन होती है डेफिनेटली, जिस तरह वाइट पीस हैं, लोबिया है, इनमें चीज़ें हैं। लेकिन कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें नहीं होते, वो सिर्फ आपको गोश्त में मिलते हैं। तो डिपेंड करता है, अब हर आदमी की अपनी कन्विक्शंस हैं। कोई आदमी किसी कन्विक्शन की वजह से नहीं खाना चाहता, तो जो फिर उसके लिए तैयार होना चाहिए कि इन केस अगर उसको जरूरत पड़े तो फिर आयरन, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स उसको लेने पड़ेंगे। ये जरूरी चीज़ है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ये है कि आप शदीद भूख के बाद खाना खाएं, दूसरा ये है कि साथ साथ खाते रहें, भूख ना लगने दें। इन दो में से किसको आप जस्टिफाई करते हैं? बात यह है कि नॉर्मल डिपेंड करता है कि आप 24 आवर्स में कितना खा रहे हैं और कितना बर्न आउट कर रहे हैं, ये बैलेंस उसका। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वेट गेन होता रहेगा, कम खा रहे हैं तो वेट लॉस होगा। आप टोटल अगर भूखा रहे, से इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात हुई थी ना जी, डिपेंड करता है। अगर आप साथ खा दिन में 3-4 दफ़ा खा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सुबह को नाश्ता करके शाम को, लेकिन टोटल कैलोरी कितनी है, बाज़ आप बहुत भूखा रहे तो फिर जब खाना आता है इंसान बाज़ दफ़ा ओवर ईटिंग कर लेता है। ये ना टोटल क्वांटिटी, ये ना हो कि आप सुबह नाश्ता किया, सारा दिन भूखे रहे, लेकिन रात को इतना खाया कि सारी कसर निकाल दी। ये डिपेंड करता है ना। एक आम आदमी के लिए मसलन अगर मेरे लिए कैलोरी काउंट भी कैलकुलेट हो सकता है, गूगल से एज वेज डालें आप। फ़र्ज़ किया मुझे 1200 या 1500 कैलोरीज चाहिए एक दिन में, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ के लिए, तो अब टोटल 24 आवर्स में टोटल कितना खा रहा हूँ, इकट्ठा एक वक्त में खा रहा हूँ या 6 दफ़ा खा रहा हूँ, टोटल काउंट कितना है मेरा। अगर मैं 1500 पे रहता हूँ तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा, अगर मैं 2-2.5 हज़ार कैलोरीज खा रहा हूँ तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है ना। जी जी डॉक्टर साहब, हमें जो मेडिसिन देते हैं ब्लड शुगर के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, उनका कहना है कि आप इसे मुसलसल खाते रहें। जी अगर कोई बंदा ये फील करे कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 और 80 के दरमियान ही है, तो क्या वो मेडिसिन लेना छोड़ दे? अगर 4-5 दिन के बाद बंदा देखता है कि मुझे 135, 40, 50 हो रहा है, फिर मेडिसिन ले या रेगुलर मेडिसिन ले? रेगुलर लेना चाहिए। रेगुलर। अगर आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है तो उस मेडिसिन की वजह से हुआ है ना। अच्छा। अगर आप छोड़ देंगे इसी तो तरह फिर ब्लड शुगर शुगर है। अब जी, इस तरह ब्लड शुगर वो भी है हाँ। कि ब्लड शुगर अगर आपको सुबह के वक्त फास्टिंग में 100 है या 105 है तो मेडिसिन छोड़ दी जाए? नहीं, मेडिसिन लीजिए। जब 140 है मेडिसिन तो फिर जी मेडिसिन? बिल्कुल लीजिए। मेडिसिन छोड़ने का फैसला डॉक्टर से मशवरे के बगैर ना किया जाए। हाँ। क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर जब आप छोड़ देते हैं और यकदम जो शूट करता है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि ब्लड दिमाग की रग फट जाए, आँख के अंदर कोई हल्की से रग फट जाए, बिनाई जाती रहे, खुदा न खासा फालिज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो डॉक्टर से मशवरा को, मेरे हमारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मोटिवेटेड थे, उन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 kg कम किया और उनकी दवाइयाँ या ख़त्म हो गई या बहुत थोड़ी रह गई, मिनिमल। लेकिन मोटिवेटेड लोग हैं, इतना कोई है और अब डाइट से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन डॉक्टर खुद फैसला कर लेगा कि दवाई की डोज कम करनी है और आहिस्ता आहिस्ता अंडर सुपरविजन कम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तो मैंने ये पूछना है कि एक आदमी का, जैसे मेरा अपना पर्सनल 220 या 240 ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जंपिट खा लो 2 हफ्ते 4 हफ्ते या सारी उम्र खाओ, और कुछ कहते हैं कि नहीं, जैसे आपने फरमाया अभी कि 3-4 महीने यू शुड बी टेकिंग केयर अदर दैन इनटेक ऑफ मेडिसिन। एक ये। दूसरा सवाल, फैटी लिवर डायग्नोज होता है तकरीबन सबका ही, उसकी क्या एक्सटेंट ऑफ डैमेज किस तरह रिलेटेड है, किस लेवल का, ये क्या ग्रेड्स हैं उसमें कि फैटी लिवर के क्या है? जी, एक तो ग्रेड यही है कि अगर सिर्फ फैट है, लिवर के टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये पहली स्टेज है फैटी लिवर। अगर लिवर के टेस्ट अब नॉर्मल आने शुरू हो गए हैं, ALT बढ़ना, तो इट मीन ALT इज़ ए मार्कर ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन। इट मीन्स अब दूसरी स्टेज आ गई है फैटी हेपेटाइटिस। आइटिस जिस लफ्ज़ के आखिर में आए मीन्स इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस मीन लिवर की इन्फ्लेमेशन, ये सेकंड स्टेज है। अब यानी लिवर को डैमेज होना शुरू हो चुका है। थर्ड स्टेज है सिरोसिस यानी लिवर फेलियर, और चौथी ज़ाहिर है कैंसर है। ठीक है जी जी।
अच्छा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, अगेन ये बात ये है कि उसमें आपने कहा डाइट का जो उसका, एक तो ये बात है कि जैसे आप हैं, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मोटिवेटेड हैं, मैं आपसे बैठ के डिस्कस करूंगा आपका लाइफस्टाइल, आपकी खुराक, और हम कोशिश करेंगे 3 to 6 मंथ आपको ट्रायल देने की, ठीक है? तो होपफुली आप अपना कुछ कंट्रोल कर लेंगे, वरना फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाएगी, तो अगर लेकिन किसी को ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, खुदा ना खास्ता, फिर उसको फिर नहीं वेट, फिर तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देनी चाहिए फिर। हमारे आमतौर पे कहा जाता है कि इमोशनल और वर्क स्ट्रेस जो है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इज़ दैट अ मिथ, इज़ दैट अ रियलिटी? क्या या पहले से इंसान जो है वो लाइक हाइपरटेंसिव हो तो फिर ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? जी, ब्लड प्रेशर यकीनन इंक्रीज़ होता है, लेकिन आम आदमी का मसला किसी का 110/70 है, इंक्रीज़ हुआ भी तो सेफ लिमिट में रहेगा ना। जिसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है 160, 100, उसको गुस्सा आएगा तो और ज़्यादा, और वो डेंजरस लेवल तक हो सकता है। बहुत से ऐसे केस हैं, अनडायग्नोज अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, गुस्सा आया, इमोशंस आए, बीपी हाई हुआ, यकदम स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज में इंक्रीज़ होगा, गुस्से में इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेस में इंक्रीज़ होता है। मामूली हेडेक हो जाए तो बीपी शूट कर जाता है। वो ज़ाहिर है जब भी आप बॉडी स्ट्रेस में होगी, फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो बॉडी रिएक्ट करती है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है एज ए पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन। हमारे एक दफ़ा दोस्त आए मिलने के लिए, तो वो ज़ाहिर है उनकी एज कुछ अराउंड 60 थी, तो मुझे कपड़े देख के कहने लगा तुम आज की जनरेशन डाल दे, हमारी देखो। उन्होंने सिर्फ एक ना कार्डिगन पहना हुआ था, कुछ नहीं था। तो ब्लड प्रेशर, मैंने कहा जी आप ज़रा ओपीडी में आए, ब्लड प्रेशर देखा तो 160, 100 है, ये क्या हुआ? मैंने कहा देखें सर्दी तो सबके लिए है ना, आप नहीं पहन रहे तो बॉडी रिएक्ट कर रही है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है, बॉडी हीट जनरेट करने की कोशिश कर रही है टू ओवरकम दिस विंटर और कोल्ड वेदर। तो उस एज ए पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन का बीपी शूट कर रहा है। तो वो फिर थोड़ा डरे। अगले दिन आए तो जनाब स्वेटर के ऊपर लंबा ओवरकोट यहाँ तक पहना हुआ। अब चेक करो, चेक किया तो उधर नॉर्मल था। मैंने कहा अब आपकी बॉडी रिलैक्स हुई है ना, अब आपकी बॉडी प्रॉपर कवर्ड है। तो ये लोगों का यह है। बाकी बात वही है कि जब भी स्ट्रेस होगा तो बीपी शूट करेगा डेफिनेटली, तो इसलिए रिलैक्स रखना। डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि दिन में 4 से 5 मील्स लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक 2 मील्स। उसके पीछे क्या साइंस है और व्हाट्स द रीज़न? जो भी मर्जी, उन्होंने कहा टोटल कैलोरी कितने आप ले रहे हैं। 4 से 5 मील की एक फिलॉसफी कुछ लोगों की ये है कि थोड़ा थोड़ा लेते रहें तो आपको भूख नहीं लगती, हंगर नहीं होता। फिर ये नहीं होता कि आप खाने के टेबल बैठे ना तो हंगर पेट से बंदा बेसाख्ता फिर बेबस होकर ज़्यादा खा लेता है। उसमें यह है कि 4 से 5 मील का मतलब यह है कि दोपहर चाय के साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ ले लें, फ्रूट ले लें, शाम की चाय के साथ हल्की सी चीज़ ले लें, रात सोने से पहले कुछ दूध शूध का गिलास पी लें। लेकिन उसमें डिपेंड करता है आप स्नैक्स क्या ले रहे हैं। ये ज़रा हेल्दी होना चाहिए, फ्रूट ले लें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। आम बिस्किट वगैरह आप देखें, आम जो बिस्किट वो होते हैं ना वीट बिस्किट, जिसका आम लोग कहे इसका क्या है, ये तो कब्ज़ कुशाह बिस्किट है, वो बिस्किट 75 कैलोरीज का होता है। और जो बिस्किट डबल होते हैं, क्रीम होते हैं, 300-300 कैलोरीज के होते हैं। तो वो ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं कि आप खाम आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लिए जा रहे हैं। बेहतर है कि ना लें, बेहतर है कि ना लें, हाँ बेहतर है कि ना लें। वो फ्रूट ले लें आप जो स्नैक्स की जगह, तो वो चीज़ें लें। आमतौर पे हमारे ऑफिस में टी ब्रेक के साथ पकौड़े, समोसे और ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है वो नुकसानदेह हैं। 300-350 कैलोरीज होती हैं। आप 1 घंटा जॉगिंग करते रहें तो 600 कैलोरीज खर्च होती हैं। 2 समोसे, 1 आध पेप्सी की बोतल सब बराबर। लेकिन उसमें आप एक क्वांटिटी एक हद तक खाएंगे ना। सर अर्ज़ ये है कि अगर ज़्यादा फ्रूट कंज्यूम किया जाए तो फिर फ्रुक्टोज की जो ज़्यादती है दैट कैन आल्सो लीड टू। जी डेफिनेटली आई एग्री। फ्रूट का एक लिमिट है ना। फ्रूट 1 किन्नू 1 सेब ले लीजिए, ये नहीं है कि दर्जन बैठे किन्नू खा गए, वो नहीं, उससे कम मज़ा ही नहीं आता। वो मसला ये है कि लतीफ़ा कहते हैं ना कि कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि जितनी चीज़ें अच्छी हैं, जिनसे ज़िंदगी कलरफुल है, वो या तो महंगी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, डॉक्टर मना करता है, या हराम है, मौलवी मना करता है। लेकिन मज़ेदार चीज़ें तो वही होती हैं। आई एग्री। डॉक्टर साहब शुक्रिया, बड़ी मुफीद मालूमात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अभी चूँकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पेशेंट्स को, तो वो रिवर्सिबल का एक क्लेम होता है, लाइक शुगर है,
एक्सरसाइज करें, फूड कंट्रोल करें वगैरह वगैरह, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में ऐसी कोई चीज़ है कि रिवर्सिबली यू कैन मेंटेन अ वेरी गुड लाइफ विद लाइफस्टाइल ना? आई एम एक्सक्लूडिंग मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिसिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं जो हमें डिटेरिएट करें? जी अर्ली स्टेज पे होते हैं। अर्ली स्टेज पे जब नया नया डायग्नोज होता है, बाद में लेट किसी को 5 साल से उसको इरिवर्सिबल चेंजेस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, मैंने खुद अपना ब्लड प्रेशर रिड्यूस किया बाय रिड्यूसिंग 20 kg इन 5 months। मेरा ब्लड प्रेशर 150 ये बराह रास्त लीनियर रिलेशनशिप है वेट में और इसमें ब्लड प्रेशर में? लीनियर तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई उसमें कई चीज़ें हैं। मसलन जो रिड्यूस करती हैं, एक तो रेगुलर वेट रिडक्शन से रिड्यूस होता है, ठीक एक्सरसाइज से रिड्यूस होता है, ठीक सब्जियां फ्रूट में जो होता है पोटेशियम होता है, ठीक पोटेशियम सोडियम को रिमूव करती है बॉडी से। ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हेल्प करती है। और सॉल्ट इंटेक कम करना, सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़रा गौर करें तो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा। आटे में तो खाना लेना ही नहीं चाहिए नमक। हाँ, पूरे घर की हांडी में आधा चम्मच मीन्स आधा चम्मच, चम्मच मीन्स किनारों तक। हम चम्मच लेते हैं ना चोटी बना के फाड़ की, वो नहीं, 2-2 3-3 चम्मच होते हैं। और चम्मच भी गार्बन टीस्पून है ना? जी टीस्पून वो उसके लिए, तो वो उसका भी आधा हिस्सा पूरे घर की हांडी के लिए काफ़ी है। पकौड़े समोसों में, अचार में, इन चीज़ों में बहुत नमक होता है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमारे चीज़ें होती हैं डाइट में जो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सॉल्ट में आ रही। पिज़्ज़ा वगैरह में 1-2 स्लाइस ले लें, आपके 2-2 3-3 दिन की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है उसमें। सही। तो ये चीज़ें सारी डेफिनेटली अर्ली स्टेज पे मेरे कई पेशेंट्स ने अर्ली स्टेज पे 25-30 kg कम करके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कम किया, कंट्रोल किया। सही। तो यह अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ तो एटलीस्ट मिनिमम ड्रग पे, एक ड्रग पे कंट्रोल हो जाए ब्लड प्रेशर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 ड्रग्स। ये ठीक। भी तो फ़ायदा ही है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, करोलरी है वो, तो कि जब ये प्रेस्क्राइब हो जाती है मेडिसिन छोटी, कोई भी कोलेस्ट्रॉल की है या आपके ब्लड प्रेशर की है, या तो मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज जो मेरी नज़र से गुजरी हैं वो दे हैव ए कंसिक्वेंस एट सम लेटर स्टेज। जी डेफिनेटली, इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। लोगों में यही नॉलेज फैलाने की ज़रूरत है कि वो कोशिश करें कि वो नौबत ही ना आए कि दवाइयाँ खाने की आए। उससे पहले ही आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। सही। और आखिरी सर बात है कि जो ब्लड प्रेशर का रिलेशन कितना क्लोज है एंजाइटी, हमारी डेली फैमिली की परेशानियां, बच्चों की, ऑफिस की, यानी कि इज़ इट लाइक बहुत क्लोज एसोसिएटेड है कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, थोड़ी सी बात हार्श हो गई है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, या इट टेक्स लाइक देयर आर सेवरल ignition mechanism in the body के जो आहिस्ता 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 they reach to some stage where it is dangerous? देखिए, एक तो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हर जो स्ट्रेस है फिजिकल या साइकोलॉजिकल, जी। वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक। और एज ए पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस यकीनन ब्लड प्रेशर को, और अगर पहले ब्लड प्रेशर, लेकिन वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर पहले से कोई बंदा हाइपोटेंसिव है, ब्लड प्रेशर हायर है, तो फिर और हाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो परेशानियों के लिए ये यकीनन एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और ख़ासतौर जितनी टफ एक्सरसाइज होगी, हमारी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेज हैं, दे गिव यू सेंस ऑफ यूफोरिया एंड वेल बीइंग। तो डिप्रेशन का लेवल कम होता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम के लिए बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट एक्सरसाइज है। अगर आप दवाई नहीं, और वर्स्ट जो एंटी डिप्रेसेंट है ना, ओवर ईटिंग है। आपने देखा ओवर ईटिंग से भी डिप्रेशन कम होती है। ऐसे कुछ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जब स्ट्रेस में होते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं। आई कीप ऑन निबलिंग, और स्ट्रेस के फेज में मेरा अपना वेट गेन हो जाता है। तो कुछ लोगों में stress उल्टा में- इफेक्ट होता है कि स्ट्रेस में कम हो जाता है उनका। स्ट्रेस में भूखा रहना ज़्यादा यूजफुल है? नहीं, यूजफुल तो कोई भी नहीं है, स्ट्रेस को दूर होना चाहिए। मेरा मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करते हैं, सर कुछ लोग कम करते हैं। शुक्रिया बहुत। आखिरी बात कि फैटी लीवर रिवर्सिबल है प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है जी बिल्कुल रिवर्सिबल है, तो? बिल्कुल क्या- रिवर्सिबल। क्या- वही हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, डाइट और एक्सरसाइज, ठीक। कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगी। कोलेस्ट्रॉल वही बॉडी पे जब कोलेस्ट्रॉल है तो वही लिवर पे भी है ना। जब बॉडी से कोलेस्ट्रॉल ऐसा ऐसा कम होगी तो लिवर से भी खत्म होती जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। एक जो थोड़ी सी क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगा कि क्या आने वाले फ्यूचर में एक खाता पीता फर्द
या कॉमन मैन लाइक ए स्पोर्ट्स पर्सन सिंगल वे में वो एक डाइटरी प्लान या डाइटरी कोच ले सकता है? वाई नॉट, अगर उसको लेना चाहिए, अगर उसको नहीं समझ आ रही तो गाइडेंस लेने में हाजिर। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, अवेलेबल है। वैसे एज ए ट्रेंड हो जाएगा कि जिस तरीके से अभी थ्रेट्स हो रही हैं या मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं खाने पीने की चीज़ों के जी, मामलात definitely, में, जी, definitely हो तो जाएगा। एक डॉक्टरी या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस के लिहाज जी से डेफिनेटली यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है हर आदमी को कि अपनी डाइट पे गौर करे, जहाँ ज़रूरत है एक्सपर्ट ओपिनियन ले ले, ले हेल्प ले ले उससे। शुक्रिया जी।